हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त जेपी सुखान। आपका हमारे चैनल जेपी सुखान क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यूपी बोर्ड 10वीं क्लास के मैथ की क्लास लाता रहता हूँ, यानी हमारी मैथ की सीरीज चल रही है। कुछ एक दो दिन में मैं साइंस की सीरीज भी शुरू करने वाला हूँ। तो मेरी आज ये दूसरी क्लास है जिसमें मैं 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं उनको करा रहा हूँ। और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने की संभावना है, जिसका 100% आपका 1 मार्च के पेपर में मिलेगा, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। जिन बच्चों ने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी वो जाके मेरी पिछली क्लास देखिए, जो पार्ट 1 है। जब आप पार्ट 1 सीख जाएंगे तभी आप पार्ट 2 के बारे में समझ पाएंगे। और ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं कि आपको परीक्षा में हूबहू मिलेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा सेशन का पहला सवाल है, यदि साइन ए बराबर कॉस ए है तो ए का मान होगा। सवाल जो है ट्रिग्नोमेट्री से है और ट्रिग्नोमेट्री अच्छे लेवल पर आती है, मतलब काफ़ी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के देखने को मिलेंगे। तो सवाल है साइन ए बराबर कॉस ए हो तो ए की वैल्यू, यानी एंगल की वैल्यू बतानी है। जो ए की वैल्यू है ये बतानी, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है। कुछ बच्चे इसे ओरली लगा देंगे, क्योंकि आपको सिर्फ ये देखना है कि ए जो है ये यहाँ पे साइन ए बराबर कॉस ए कितने एंगल पर दोनों का मान बराबर होता है। जिसे तालिका याद होगी ट्रिग्नोमेट्री की वो आसान से कर लेगा इसको, जिसकी तालिका याद नहीं है उसको दिक्कत हो जाएगी। तो आप प्लीज़ पहले जाके ट्रिग्नोमेट्री की तालिका जरूर याद कीजिए। अगर याद नहीं है तो मैं उस पर वीडियो बना के ले आऊँगा, आपको याद हो जाएगी। एग्जाम से पहले याद करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, अगर हम ए की वैल्यू अगर 45 पे देखते हैं तो साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान बराबर होता है, यानी 1/√2 होता है। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। मगर हम इसे दूसरे मेथड पे भी करके दिखाएंगे। यदि आपको तालिका नहीं याद है तब कैसे करेंगे आप, तब आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसी के नीचे चलो मैं करा देता हूँ दोबारा। यहाँ से पकड़ लेते हैं, जो साइन ए है और ये कॉस ए है, इसको नीचे ले आएंगे। साइन ए बटे कॉस ए बराबर, जब ये यहाँ से यहाँ आ गया नीचे तो यहाँ पे 1 बन गया, ठीक है। और साइन ए अपॉन कॉस ए का फॉर्मूला होता है tan ए, तो क्या हो जाएगा tan ए, और tan ए बराबर 1। और tan ए के tan में एक कौन सी एंगल पे आता है, तो tan 45 पे हमने देखा है। tan 45 पे वैल्यू 1 होती है, तो tan से tan कट गया, a बराबर हमारा कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। तो चाहे आप इस मेथड से निकाल लीजिए, चाहे आप ऊपर वाले मेथड से निकाल लीजिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, साइन ए बराबर कॉस ए, और हमें एंगल निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है कि इनमें से क्या आएगी ए की वैल्यू। तो एक आप तालिका के हिसाब से देख सकते हैं कि साइन ए और कॉस ए किस एंगल पे बराबर होते हैं। किस एंगल पे बराबर होते हैं, 45 डिग्री पे, क्योंकि 45 डिग्री पे जब साइन 45 और कॉस 45 कितना होता है 1/√2। इस हिसाब से ए का मान हम 45 लगा सकते हैं। दूसरा मेथड देखते हैं, साइन ए बराबर कॉस ए, तो कॉस ए हम नीचे ले आएंगे। जब हम कॉस ए नीचे ले आए तो यहाँ पे 1 बन गया, क्योंकि ये नीचे आ गया इसके। जब ये नीचे आए तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए का tan ए। क्या फॉर्मूला होता है tan ए, और tan ए बराबर 1। और 1 जो है tan 45 पे आता है, किस पे आता है tan 45 पे, तो tan से tan कट गया, ए की वैल्यू 45 आ गई। तो आपका पहला सवाल सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल पे, ठीक है। दूसरा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से इसको कर पाएंगे। सवाल पे बहुत ध्यान देना है। इस पे 2 वृत्तों के व्यासों का अनुपात, भाई व्यास दिए हैं 4:9 है, तो वृत्त की परिधियों के अनुपात ज्ञात करने हैं। पहले तो आपको वृत्त पहचानना पड़ेगा, वृत्त क्या चीज़ है भाई। तो ये इस टाइप का कुछ गोला टाइप वृत्त होता है, गोले और वृत्त में अंतर होता है, वो बाद में बताएंगे आपको। पहले यहाँ सवाल पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आपके 2 वृत्त हैं, एक वृत्त ये रहा और एक वृत्त ये रहा। जैसे मैंने आपको चक्कर घुमाया है, इसको बोलते हैं हम परिधि। ये आपकी क्या है, ये परिधि, चारों तरफ घूमने को हम परिधि बोलते हैं। इसमें एक केंद्र होता है, इसमें भी एक केंद्र होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी व्यास कहलाएगी। तो इसने D1 डायरेक्ट हमने व्यास मान लिया इसका D1, और उसका व्यास मान लिया हमने
D2 क्या मान लिया हमने, D2 मान लिया। ठीक है, इसकी त्रिज्या हमने R1 मान ली, इसकी त्रिज्या हमने R2 मान ली। सही है। अब उसने बोला है कि व्यासों का अनुपात, यानी पहले वृत्त का व्यास बटे दूसरे वृत्त का व्यास, ठीक है, बराबर क्या अनुपात है, 4:9। तो हम बराबर रख देंगे 4:9। और आपको पता है कि जो व्यास होता है, ये व्यास जो है ये त्रिज्या का दुगना होता है, क्योंकि त्रिज्या यहाँ से नाप रही है, यहाँ से यहाँ है। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है तो व्यास 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी त्रिज्या का दुगना होता है। तो हम यहाँ पे 2R1 बटे 2R2 बराबर 4/9, और हम देख रहे हैं 2 से 2 कट जाएगा, तो R1 अनुपात R2 बराबर 4:9। पर यहीं पे खाली सवाल का आंसर यहीं पे नहीं हो जाता, क्योंकि उसने पूछा परिधियों में अनुपात। तो पहले वृत्त की परिधि तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब परिधि जो इसकी चक्कर होगी उसके लिए हम लोग लेंगे, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा। तो पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि। अब पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि हमें क्या लेंगे, इसका वैल्यू होता है 2πr। ठीक है, 2πr होता है, मगर पहले वृत्त की बोलिए r की जगह में R1 लेना पड़ेगा, और फिर वही 2πr2। 2π से हमारा 2π कट गया। R1/R2 हमारा है ही है, तो क्या था हमारा R1/R2 हमारा कितना था, 4/9। तो परिधि का अनुपात भी 4:9 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। 4 यहाँ पे ऑप्शन सही हो रहा है। एक बार फिर आपको समझा देता हूँ। पहले हमने क्या किया, 2 वृत्त लिए, पहले वृत्त का व्यास हमने और बटे दूसरे वृत्त का व्यास, उसने व्यासों का अनुपात दिया था 4:9। व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना, यानी 2r। अब ये R1 क्यों लिया, क्योंकि पहले वृत्त को लिया था, और पहले वृत्त में मैंने आपको चित्र बना के दिखाया था कि R1 ले रखी थी, और 2R2 बराबर 4/9। 2 से 2 कट गया, R1/R2। चाहे इसे आप R1/R2 लिख लो, चाहे R1:R2, इसे रेशियो बोलते हैं और हिंदी में अनुपात बोलते हैं। तो 4:9 हमारा आंसर का आ गया था। कुछ लोग यहीं पे टिक करके आंसर टिक कर लेते हैं यहीं पे देख के, मगर क्या है कि आपको सवाल तक पहुंचना है। सवाल में पूछा क्या गया है, पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि बराबर 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो पहले वृत्त के लिए R1 लगा दिया, दूसरे वृत्त के लिए R2 लगा दिया। 2π से 2π कट गया, R1/R2 हमारा दे रखा था पहले 4:9, और वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों हमारा नया सवाल है, जो नेक्स्ट सवाल है अब 3rd नंबर, माध्य, माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। ये सवाल याद करने योग्य होते हैं, क्योंकि ये सूत्र बेस पे होते हैं। सूत्र आपको याद करना पड़ता है, माध्यक बराबर 2 बहुलक प्लस 3 माध्यम माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 2 माध्य माइनस 3 माध्यक, माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस 2 बहुलक। इसमें से कौन सा सूत्र सही है? तो जो हमने सूत्र पढ़ा है वो ये वाला सही है, आपका ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, अब नया सवाल लेके चलते हैं हम। 4था सवाल है हमारा, रैखिक समीकरण x + y बराबर 10 x - y बराबर 4 का हल, यानी x y की वैल्यू निकालनी है। और ये रैखिक समीकरण आपने 8वीं क्लास से शुरू कर दी होगी, तो ये आपको अच्छे से आता होगा। ये बहुत ही आसान सवाल है। x + y बराबर 10 और x - y बराबर 4। जब हम इसमें दिख रहा है कि ये दोनों बराबर है और जोड़ जमा और माइनस है, तो ये कट जाएंगे। जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे, जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो x y कट जाएंगे, और x 2x हो जाएगा बराबर 10 और 4 14 हो जाएगा, और x बराबर 14/2। ये 2 गुणा में है और यहाँ पे जाएगा बटे में हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14। तो x की वैल्यू 7 आ गई। अब 7 को क्या करेंगे, हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब क्या है, x + y बराबर 10, और x की वैल्यू क्या है 7 + y बराबर 10, y बराबर 10।
अब ये जो है प्लस का है, इसके आगे क्या लग रहा है, निशान प्लस। जिसके आगे कोई निशान लगा तो उसे प्लस मानते हैं, और जब इसके आगे प्लस है तो इसे इधर जाए क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर 10 में 7 गया 3, यानी आपकी x की वैल्यू आ रही है 7, x की वैल्यू आ रही है आपकी 7, x बराबर आपका 7 आ रहा है, और y बराबर 3। ऐसा ऑप्शन कहाँ है भाई, ए में भी नहीं है, बी में है भैया, बी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ मैं, x प्लस वाई बराबर आपका 10, x माइनस वाई बराबर 4। क्या होता है, अगर यहाँ पे गुणांक लगे हो तो हमें गुणांक सेम करने होते हैं, मगर यहाँ पे ऑलरेडी गुणांक सेम है। गुणांक मतलब गुणा में, x के गुणा में भी 1 है और y के गुणा में भी 1 है, तो ये जमा का या प्लस का है, तो इन्हें काटने में आसानी, तो जोड़ने पर लिख देते हैं हम दोनों। तो जोड़ेंगे तो x प्लस एक्स बराबर 2x होता है, और 10 और 4 14 होता है। ये दोनों गुणा में है तो ये बटे में चला जाएगा, दो जब बटे में जाएगा तो 2 सत्ते 14, 7 आ जाएगा। सब बंद करिए। तो हम x की वैल्यू 7 आ गई, और 7 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रहेगा, x प्लस वाई बराबर 10। तो x की जगह हमने 7 रखा, 7 प्लस वाई बराबर 10। जब हम 7 को उधर लेके जाएंगे, क्यों लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालनी है तो हमें 7 को उधर लेके जाना पड़ेगा। जाना पड़ने के लिए हमें, जब कोई संख्या बराबर में इधर उधर जाती है, इधर जाती है या इधर आती है, तो आपको चिन्ह बदलना पड़ता है। तो ये प्लस का है तो माइनस हो गया, 10 में 7 क्या 3, तो 3 और 7 हमारा ऑप्शन ये सही हो गया। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये 5वां सवाल आपके सामने आ चुका है, और 5वें सवाल में हम आपके देखेंगे बिंदु 5, 9 की y अक्ष से दूरी। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति एक आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी और 10th में भी पढ़ी होगी आपने। तो उसमें जो है आपकी इस तरीके से ग्राफ बनाते थे। यहाँ पे आपका मूल बिंदु होता था। कोई आपसे पूछे भाई मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। यानी आपके जो 20 सवाल आएंगे शुरू में, उसमें ये मिल सकता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। वो 0 0 होते हैं। कितने होते हैं, 0, और वो यहाँ पे होता है। और इस लाइन को हम बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम वाई अक्ष। ये आप ध्यान रखना, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये नीचे को वाई डैश होती है, और ये इधर को एक्स डैश होती है। ठीक है, इधर को आपका निगेटिव चलता है, इधर को आपका पॉजिटिव चलता है। आपने पहले भी 6ठी क्लास में रेखा पे संख्या निरूपित करी होगी, तो इधर 0 होता है, 0 से इधर पॉजिटिव यानी धनात्मक, इधर ऋणात्मक। ऐसे ही ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि 5, 9 आपका कोई बिंदु है। मान लीजिए मैंने यहाँ मान लिया 5, 9 कोई बिंदु है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 पे क्लिक कर दिया, यानी एक्स में आपका ये एक्स की वैल्यू क्या है, आपकी 5, 9 जो है ये आपकी एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू है। ठीक है, मगर आप इसे देख के ये मत लगा देना कि वाई एक्स में दूरी 9 लगा दें, 9 सही हो जाए, ये गलत हो जाएगा। आपका सवाल को सही से पढ़ना है। वाई एक्स से दूरी, यानी वाई एक्स तो आपकी ये है ना, तो पहले आप यहाँ पे 9 टिक कर लेंगे, ये आपकी 9, यानी ये जो आ रहा है आपका पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, 5, 9 ये आपका बिंदु है। और ये बिंदु वाई अक्ष से कितना दूर है, तो आप देख रहे होंगे ये इतना दूर है, यानी 5 तक दूर है, क्योंकि ये इसका आंसर आपका होगा 5 मात्रक। क्यों होगा 5 मात्रक, उसका जवाब ले लेते हैं। सवाल में क्या है कि बिंदु 5, 9 बिंदु ये है, और ये क्या है वाई अक्ष, और इसमें कितनी दूरी दिख रही है यहाँ तक, ये कितनी दूर दिख रहा है, 5 ही तो दिख रहा है, तो इसीलिए हम 5 लेंगे ना कि 9। अगर वो बोलता एक्स अक्ष से कितनी दूरी है, तो एक्स है यूँ, और यहाँ पॉइंट है हमारा, तो एक्स अक्ष एस अक्ष से कितना दूर हो रहा, 9 हो रहा। अगर वो पूछता वाई एक्स अक्ष से कितनी दूर है ये बिंदु, तो आपका आंसर होता 9। मगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष तो ये रही भाई, और उससे पॉइंट ये कहाँ रहा है, यहाँ इसने 5, यानी तो 5 आपका आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। अब भाई ये कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इसमें परिमेय संख्याएं छांटनी है। कल आपको मैंने बताया भी था कि परिमेय संख्याएं किस तरीके से होती है, क्या रूप होता है परिमेय संख्या का, तो वो आपको मैंने कल बताया भी था। परिमेय संख्या भी होती है जिनका रूप P/Q होता है, और Q इज़ नॉट 0, यानी नीचे वाला कभी 0 नहीं होने का, क्योंकि आज तक कोई भी गणितज्ञ ये सिद्ध नहीं कर पाया, ये मान नहीं निकल पाया कि कोई ऊपर 5 संख्या और नीचे 0 है, उसकी वैल्यू क्या होगी। इसे हम कभी कभी इन्फिनिटी मान लेते हैं सुविधा अनुसार, मगर ये सच्चाई नहीं है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित मान लेते हैं अनंत को, अपरिभाषित कि अभी परिभाषित नहीं कह सकता। तो 0 अगर नीचे है
तो परिभाषित है, अगर 0 अगर ऊपर है तो साफ रख देते हैं कि भाई वो 0 आंसर आ जाता है। मगर यहाँ पे बात आती है कि इनमें से कौन सी आपकी है। तो पहले तो पूर्ण संख्या होगी, परिमेय संख्या की परिभाषा और क्या होती है, पी अपॉन क्यू में तो होगी और वो पूर्ण संख्या होगी। तो पूर्ण संख्या आप इसे चेक करके देखें। पहला ऑप्शन लेंगे हम एक, ये हमने ऑप्शन लिया अंडर 9 अंडर रूट 9 और अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है ±3। और जब ये 3 है तो 3/1 कर ही सकते हैं भाई, पूर्ण भी है और नीचे 1 भी है, 0 नहीं है। तो रूप कैसा ले रहा, पी अपॉन क्यू, तो हमारा तो पहला ही आंसर सही हो गया, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं हमें, ठीक है ना। तो अंडर आप चेक भी कर लो, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73 और रेगुलर चलती रहती है और बदलते रहते हैं, सीक्वेंस नहीं बनता। तो ये जो है ये नहीं हो सकती, पॉइंट में नहीं हो सकता अंडर रूट में, और ये तो लगातार चली रही, तो ये वैसे भी नहीं होगा परिमेय संख्या, ठीक है। तो आपका ये आंसर सही हो गया। अब अगला सवाल पे पहुंचते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इस तरीके सवाल आप कहते हैं, ये सिर्फ याद करने वाले सवाल हैं, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना और ये ऑटोमेटिक ट्रिकी हो जाते हैं। एक 2 4 सेकंड के सवाल है, ज़्यादा नहीं है। ये सवाल थोड़े अच्छे हैं। एक समद्विबाहु, सवाल को बहुत गौर से सुनना, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेमी है। सवाल तो करेंगे बाद में, पहले चित्र बना लेते हैं। समद्विबाहु समकोण होता है क्या, आपने सुना होगा कि भैया जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर है वो तो समद्विबाहु हो गया, और साथ में समकोण भी है, तो उसका मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा भैया। यानी 2 भुजाएं तो आपकी ये बराबर हो गई, ए बी और सी, यानी आपकी ए बी और बी सी बराबर होगी तभी ये समद्विबाहु होगा, और 90 डिग्री उसमें कोण होगा, तो समकोण त्रिभुज। इस तरीके जो त्रिभुज बनेगा उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलते हैं, जिसमें 90 डिग्री भी होगा और 2 भुजाएं बराबर होगी कोई सी भी। तो इस तरह का रूप ले लेगा ये, ठीक है। अब इसकी एक भुजा हमने देखी 5√2, जब ये 5√2 तो भैया ये भी 5√2 होगी, क्योंकि भैया दोनों बराबर ही तो है। तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी, त्रिभुज की भुजा 5√2। अब आपको समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस साहब ने एक थ्योरम दी थी कि जो कण है वो आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे देखें, ये आधार का काम कर रही है, ये लंब का काम कर रही है, ठीक है। तो हमारी ए बी बराबर क्या हो जाएगी 5√2, और बी सी भी हमारी 5√2 हो जाएगी भैया। हमें निकालनी ए सी यानी कण, ये हमारा सवाल है, क्योंकि कण पूछा, कण की लंबाई कितनी होगी। सवाल बहुत अच्छा है। तो पाइथागोरस फिर में लगाओ वही, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना हमारा 5√2 का होल स्क्वायर प्लस 5√2 का होल स्क्वायर। मैंने आपको कल भी समझाया था, इन चीज़ों में आप जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, क्योंकि बच्चे करते 5 का वर्ग तो कर देते हैं, √2 का कर ही नहीं पाते। तो यहाँ बहुत ही सावधानी से काम करना होता है। पहले आप 5 का करेंगे, 5 का कितना आता है 25, फिर √2 का, √2 की जब आप √2 से गुणा करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो आपका √2 हट जाएगा, यानी 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणा में आपका 2 चलेगा, और ये जमा में चली रहा, सेम ये भी ऐसे ही है 25 × 2। अब इन्हें गुणा कर लो, 25 दूनी 50 प्लस 50 कितना होगा भैया 100। अब ये भैया ए सी स्क्वायर का मान है, ना कि ए सी का, ये कण की वैल्यू नहीं, ये क्या ही है ए सी स्क्वायर की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेने पर, और जब वर्गमूल लेने पर होगा तो भैया ए सी बराबर √100, और 100 किसका वर्ग है 10 का, और 100 का वर्गमूल क्या होगा 10। जाहिर सी बात है 10 × 10 बराबर 100 होता है। तो जब √100 का निकालते हैं तो 10 आंसर आता है, और इसका आंसर आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहीं पे आपको कह रहा था मैं कि आपको बड़े अच्छे से करना है ये सवाल। यहाँ पे ध्यान देना है कि 5 का जब वर्क करते हुए ध्यान रखना, 5 का वर्क करेंगे क्या होगा 25, मगर √2 का छोड़ देते हैं तो √2 की जब स्क्वायर करते हैं सीधा √ हट जाता है, 2 आ जाता है आपको। तो 25 दूनी 50, ऐसे ही इसका करना पड़ेगा, 25 दूनी 50, 50 50 100। मगर ये मान ए सी का नहीं है, ए सी स्क्वायर का है,
यानी कर्ण के स्क्वायर का हमें कर्ण निकालना, तो उसे अंडर रूट निकालना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो जब 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो 10 आंसर आएगा और 10 हमारा ही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो दोस्तों आपका 8वें नंबर का सवाल है और ये याद करने योग्य सवाल है। मैंने आपसे कई बार बताया है कि कुछ ऐसे सवाल आपके लिए सिलेक्टिव किए मैंने जो आपको एग्ज़ाम में हूबहू मिलेंगे और आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं वहाँ पे। सीधा आप देखेंगे, यहाँ से आप आंसर याद करेंगे और वहाँ एकदम टिक कर देंगे। ठीक है ना, आपके लिए इतनी सहूलियत की है, इतनी मेहनत की है मैंने, तो ठीक है ना। एक शून्यतम परिमेय संख्या एवं परिमेय संख्या का भागफल होता है। क्या होता है भाई? परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से भागफल क्या होता है? प्राकृत संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या या परिमेय संख्या। तो इसका हमेशा आंसर आता है अपरिमेय संख्या। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। और ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको पहले भी सवाल कराया है और बताया भी है कि ट्रिग्नोमेट्री अच्छी खासी आती है आपके बोर्ड एग्जाम में। और इसके लिए आपको तालिका याद करनी पड़ेगी। cos 0 का मान क्या होता है, sin 30 का मान क्या होता है, sec 30 का मान क्या होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और अगर आपने ये याद कर लिया तो समझ लिए ये सवाल चुटकी में होने हैं। तो इसने बोल ही रखा है यदि a बराबर 30 डिग्री, यानी उसने एंगल जो एज रखा ना, इसकी वैल्यू 30 डिग्री रखनी है हमें। फिर उसने बोला तो इस सवाल की वैल्यू बताओ, इनमें से क्या मान होगा भैया। तो अब क्या करेंगे, पहले आप सवाल उतार लो। +1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर है। चाहे तो आपको ये सूत्र भी दिख रहा होगा, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए होता है, 1 + cot स्क्वायर ए बराबर cosec स्क्वायर है। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा इसमें एक ही वैल्यू रख दो। और एक ही वैल्यू क्या है, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 + cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो आपको क्या करना है, 1 + tan 30 का मान क्या होता है? जिसको tan 30 का मान नहीं याद हो तो वो सवाल ही नहीं कर पाएगा आगे। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे होल स्क्वायर था तो हमने होल स्क्वायर कर दिया, नहीं तो छोड़ देते नीचे बटे 1 + cot 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो √3 का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे इस तरह से जमा लेना है, जो भी वो एंगल देगा, यहाँ 30 दे दिया, क्या पता 45 दे दे, 60 दे दे। तो आपको इस तरह सवाल के अनुसार स्टेप बाय स्टेप करते रहना है। गणित बहुत ही आसान विषय है, बस उसके नियम कायदे कानून को फॉलो करते चलना होता है। आप उसमें अपनी मर्जी नहीं चला सकते। जो गणित की सच्चाई है वो आज तक किसी ने काटी भी नहीं और ना काट सकता कोई, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। तो आपको गणित में जो है बहुत ही सूत्र, यहाँ तो आपकी छोटी क्लास है तो सूत्र बेस पे आप काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सूत्र आपको दिया हुआ था और आपने रख दी वैल्यू। उसके बाद क्या करा, यहाँ 1 है। यहाँ पे आप गलती कर देते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बस इसको ऐसे ठा के रख दिया और आंसर लिया है। मगर क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाले का हमने 1 का स्क्वायर करा, 1 हो गया। जब √3 नीचे क्या है बेटा, देखो 1/√3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ऐसे खोलते हैं, आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको करना 1 की 1 से करेंगे 1 आ जाएगा और नीचे ही करेंगे। मैंने आपको कई बार बताया है अंडर रूट की, जब अंडर रूट की सेम गुणा कर वर्ग करते हैं तो उसका अंडर रूट हट जाता है, ये आपका आंसर रहता है। तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पे। पर ये बड़े वालों को ध्यान रखेंगे, इसका जो बटे बड़ा वाला है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रखा है तो 1 रख देंगे, प्लस ये मैंने आपको सिखाया ही है अंडर√3 का स्क्वायर। जब नीचे वाले का मैंने आपको बताया 3 है, यानी अंडर√3 की आप गुणा करेंगे अंडर√3 से, तो क्या होगा, 3 यहाँ से अंडर रूट वो हट जाएगा, वो खुद ही हट जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ गया। तो इस तरीके से आपको काम करना है। मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ आ गया हो, तो आप आगे चलते हैं इसके बारे में। और ये सवाल कोई ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव में आए, ये सवाल ऐसे हैं जो 2 नंबर 4 नंबर में भी पूछे जा सकती हैं आपसे, तो आप इसे हल्के बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके बटे कुछ नहीं, इसके बटे 1 मान लेंगे। तो अब आपके ऊपर ये भिन्न बन गई एक तरीके से। ना भी आप भिन्न बनाना चाहो तो 3 ही कम 3 और 1 4, 4/3, 4/3। ठीक है, बटे पूरा बड़ा वाला बटे। ठीक है, अब क्या 1 और 3 4। अब जब भिन्न के बटे एक अंश होता है तो इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्या करते हैं, इसकी गुणा इधर कर देते हैं। क्या करते हैं, इसकी गुणा इधर कर देंगे और आंसर लिया है 16/3, और जबकि 16/3 आंसर ही नहीं है। तो इस तरह की गलती ना करो। इसका एक रूल नियम होता है भिन्नों को हल करने का। जब किसके बटे क्या है तो इस बटे वाले से देखते हैं। तो भिन्न के नीचे जब एक हर हो तो इसके नीचे 1 लेते हैं और इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर करते हैं। इस तरह से हमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 की हम 4 और 3 गुणा 4 और 4 एकम 4, ये कट गया तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर आपको समझा देता हूँ मैं। 1 + tan स्क्वायर ए
अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ए की वैल्यू 30 भी आ सकती है, 60 भी आ सकती है, 90 भी आ सकती है, 45 भी आ सकती है। आपको घबराने नहीं, पर स्टेप ध्यान रखनी, वैल्यू रखते जाना और हल करते जाना, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होता। अगर ये 30 पे ही पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है आपकी, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, आपको हल करने की जरूरत नहीं, आपको आंसर याद रहेगा, सीधा 1/3 लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ 30 की वैल्यू रखी, यहाँ भी 30 की वैल्यू रखी, 1 प्लस कर दिया हमने tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, उसका स्क्वायर कर दिया, अपॉन cot 30 की वैल्यू √3 होती है, 1 प्लस √3 क्या होल स्क्वायर कर दिया। ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। फिर आपने जब मैंने बताया था 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, ये आपको मैंने यहाँ पे करके दिखाया था कि √3 की √3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है, बट एक आ गया आपका √3 की वैल्यू 3 आ गई, और 3 और 1 यहाँ पे आ गया आपका 4। ठीक है, ऊपर हमने क्या करा, यहाँ 1 रखो या मत रखो आपकी इच्छा है, मगर जब यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे कोई भी संख्या होती है प्लस 1/3 होता है, तो इसकी हम करते हैं इससे गुणा। क्या करी हमने, 3 की इससे गुणा करी, तो 3 एकम 3 और ऊपर जब है तो जोड़ देंगे, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये 4/3 ऐसा है। समझ गए अब आप कि 3 एकम 3 और 1 4/3। अब इसमें गलती कर देते हैं बच्चे, मैंने बोला जब भिन्न के नीचे कोई एक हर हो तो उसके बटे 1 ले लेते हैं, उसके ऊपर गुणा, इसकी इधर गुणा, तो 1 चौका 4 और 3 गुणा 4, ये आपस में 4 से 4 काट दे, 1/3 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह का आपका ये सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट सवाल 10वां सवाल आ चुका है। ये सवाल अब ऐसे हैं कि 2 नंबर 4 नंबर में पूछे जाते हैं, पिछले सवाल भी ऐसे ही हैं, बस वो ऑब्जेक्टिव मैंने बना दिया, उसमें आंसर दे दिए थे मैंने, भाई इसमें अपना भी आंसर निकालने हैं। तो आपका सवाल है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात करो। तो इसमें आप देखेंगे cos थीटा बराबर क्या देखा, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1। यदि आप यहाँ पे बहुत गौर से देखेंगे तो ये cos 2a का फॉर्मूला है। किसका, cos 2a का, क्योंकि cos 2a से रेफरेंस दीजिए आप इसको। cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a -1, ये फॉर्मूला होता है cos 2a का। और भी होते हैं फॉर्मूले, पर cos की फॉर्म में ये होता है 2 cos स्क्वायर a -1, ये फॉर्मूला cos 2a का है। तो आप यहाँ पे तुलना करेंगे कि तुलना कर दो, आप किसकी तुलना कर दो, इस फॉर्म की इस फॉर्म से तुलना कर दो। तो थीटा की जगह क्या है आपका 2a है, क्या है, तो थीटा बराबर क्या आपका 2a, और यहाँ पे देखोगे 2 सेम है, cos स्क्वायर सेम है, a की वैल्यू क्या है आपकी 45, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री। सवाल समझ में आया क्या है मैंने। cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1, हमें पता है ये फॉर्म दिख रही है हमें cos 2 की, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a -1। हमने क्या करा, इस पूरी समीकरण की इस सूत्र से तुलना कर दी, तुलना करी तो 2a की जगह क्या है हमारा थीटा, तो थीटा बराबर 2a हो गया हमारा, और a की जगह क्या है हमारा 45, तो a बराबर 45 हो गया। थीटा की वैल्यू पूछिए, 2 × 45 डिग्री बराबर 90 डिग्री, आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसानी से, ये आसान सा सवाल है। मज़ा आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से ही बताइए कि गणित की फ्री में क्लास चल रही है, सीरीज चल रही है आपके यूपी बोर्ड के लिए। आपके नंबर, कोशिश पूरी है कि 70/70, चाहे आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो पूरे साल, पर आपको कोशिश ये रहेगी कि आप 70/70 ला पाएँ, क्योंकि मैं वो ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ और कराता रहूँगा। साइंस की भी सीरीज शुरू करूँगा 1-2 दिन में, ताकि आपके साइंस के सवाल भी हूबहू परीक्षा में मिले। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नए सवाल की तरफ। सही है, ये समझ में आ गया हो तो आप ज़रूर लाइक करें। सेशन अगर पसंद आ रहा है, क्लास यदि पसंद आ रही है, तो आप जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और जिन बच्चों को ये ज़रूरत है उन्हें शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक किए बगैर तो जाना नहीं, और स्किप करके मत देखा करो वीडियो, पूरी वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगी। आपको शुरू से स्टार्ट करिए, लास्ट तक आप वीडियो देखिए, स्किप करके वीडियो ना देखिए। ठीक है, लास्ट तक देखोगे तो एक एक सवाल बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। अब आपका आता है, ये सवाल बहुत आता है, ये सवाल जितने भी हैं सब आने योग्य सवाल हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, बात बड़े ध्यान रखना, 2 क्रमागत, क्रम भी हो उनका लगाते, जैसे 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो, धनात्मक में हो, माइनस में नहीं हो। ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है, इनके वर्गों का योग 365 है। तो 2 आपके, ये आपका 11वां सवाल चल रहा है, 2 क्रमागत धन पूर्णांक,
धन पूर्णांक आपने क्या मान लिए, मैंने मान ली एक x है और दूसरा x+1, हमें नहीं पता कौन थे पर हमने मान लिए। उसे बोला वर्गों का योग। अब भैया इसका ही वर्ग कर दो, x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर किसके हैं 365 के। जैसा सवाल ने बोला वैसे मैंने कर दिया। इसमें करना ही क्या था भाई, दो पूर्णांक मैंने कोई से ले लिए, x और x+1 होंगे 3 4 5 6 कुछ भी होगा आपस में लगातार होंगे, तो हमने x और x+1 ले लिया। आगे आप 3 बोलता तो x+2 लेते हैं, 4 बोलता तो x+3 तक पहुंचते, x x+1 x+2 x+3 x+5, इस तरीके से आपको चलना होता है, ठीक है। तो ये क्रमागत आपके धन पूर्णांक है, तो उनके वर्गों का योग है तो वर्ग कर दिया हमने, तो ये तो आपका ऐसे ही रखा रहेगा। प्लस ये आपको a+b का होल स्क्वायर दिख रहा है, जो आपने छठी क्लास में पढ़ा था a+b का होल स्क्वायर, उसको कैसे खोल देते, a² + b² + 2ab से खोलते थे, वैसे ही खोल लेंगे इसको। तो इसका स्क्वायर करो x² प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, प्लस 2ab, 2a क्या आपका x गुणा 1 बराबर 365। अब आप देखो ये भी x² ये भी x², तो क्या हो गया 2x² हो गया भैया, प्लस यहाँ पे आपका 1 है ही है, प्लस 2 की x से गुणा करेंगे 1 2 1 2 और x, ये आपका आ गया 365 हो गया, ठीक है भैया। अब इसका 365 को आप इधर ले आएंगे क्योंकि इधर माइनस इधर 1 है, तो 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 365 में इधर ले आया और इधर ये प्लस का, तो इधर आके माइनस का हो गया। अब ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इसमें से हम इसको एक को घटा देंगे। जब हम इसको घटाएंगे ना तो x² 2x² प्लस 2x और जब घटाएंगे माइनस 364 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 364। अब आप देख रहे हो कि 2 से भाग करेंगे तो ये और आसान हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो ये और आसान हो जाएगा। तो x² प्लस x माइनस 2 एकम 2, यहाँ बचा 2 8 2 बराबर 0, 182 आ गया। अब हमें ये द्विघात समीकरण हल करनी द्विघात तरीके से, चाहे इसको श्रीधराचार्य से कर लीजिए, श्रीधराचार्य का सूत्र होता है, चाहे आप इसके फैक्टर कर लीजिए कि 182 कैसे टुकड़े हों, इन्हें गुणा करने पर 182 आए। बात सुनो, 182 कैसे टुकड़े कि गुणा करने पे 182 आए और जोड़ घटाने पर 1 आए, ठीक है। तो आप ऐसे तो याद होंगे नहीं, तो आप 182 के टुकड़े कर लो, 2 से भाग करो, 2 9 18 2 एकम 2, अब 91 ना 2 से कटेगा ना 3 से ना 4 से, सीधा 7 से कटेगा, 7 क्योंकि 13 नंबर 13 7 91 होते हैं, तो 13 बार चला जाएगा और फिर 13 एक अपनी अभाज्य संख्या है, तो ये आ गया आपके टुकड़े। 2 7 14 और 13, 14 और 13 की गुणा करते हैं तो आता हमारा 182। क्या बोला मैंने, 14 और 13 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 182, और जब 14 में से हम 13 घटाएंगे तो आपका 1 आएगा, और वेल जो है कंडीशन फिट बैठ रही है। तो आप क्या लेंगे यहाँ पे फैक्टर क्या लेंगे, 13 और 14, क्या लेंगे 13 और 14, तो आपका x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। ये आपको मिटा देता हूँ, ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, तो इसमें x कॉमन लिया तो यहाँ x बचा, प्लस यहाँ 14 बचा, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं हम 13, यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे। अब बच्चे करते हैं यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है, और एक बार गलती करी तो स्वाहा, ये समझ लीजिए। तो ये माइनस है और यहाँ पे माइनस, जब माइनस बाहर लेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक प्लस बन जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। ये प्लस लेंगे तो बराबर सामने बराबर रखेंगे तो माइनस में आएगा, तो इसको ले लेते हैं हम, x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर हमारी वैल्यू आ गई 13, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 13, और जब ये 13 आ गया तो दूसरा क्या होगा 13 और 1 14, हमारे 13 और 14 आंसर हो जाएगा। यही हमसे कहा गया था, ठीक है। एक बार वो समझा देता हूँ मैं इसको कि ये समझ में आ जाए हो, क्योंकि आपको लगा होगा यहाँ पे हमने क्या करा, वर्गों का योग कर दिया, इनका वर्गों का योग करा, इसका करा तो हमने a प्लस बी को होल स्क्वायर से खोला, x² प्लस 1 और 2ab 2x हो गया आपका, इसे हमने इधर को रख दिया। ये हमारा 1 था, 365 हम इधर लिया है, 365 में से हमने इसे 1 को घटाया तो 364 बटा, यहाँ सब में 2 दिख रहा था, हमने 2 से भाग कर दी, यहाँ पे 2 से भाग करी तो यहाँ x² बचा प्लस x बचा, और इसे 2 से भाग करी 182 की, 182 के हमने टुकड़े करे तो 14 और 13 ऐसे टुकड़े बैठे जिसे हमने करने पे
कंडीशन पूरी फिट हो रही है कि गुणा करके 182 आ रहा है और घटा के 1 आ रहा है। तो हमने x² + 14x - 13x - 182। आप इसे घटा के भी देख लीजिए, 14x - 13x में से x ही बचेगा, ठीक है। तो हमने इधर से कॉमन ले लिया x + 14, फिर हमने -13 लिया x + 14, फिर इसको एक जगह रख दिया, फिर इसके साथ इसको लगा दिया x - 13 और x - 13 = 0, x = 13। जब ये x की वैल्यू 13 आ गई तो x + 1 = 14 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको हम लेते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बेहतरीन तरीके का सवाल है, ये आपको समझ आ गया होगा और ये सवाल काफ़ी अच्छे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आपको ले चलते बिंदु AB। मान लीजिए बिंदु है आपका x1 y1 ले लिया हमने, क्या लिया AB, ठीक है। और x2 और y2 हमने लिया है आपका -a और -b। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 भी ले सकता है, 4 5 भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, मगर ये बच्चों को डराने के लिए इस तरह के सवाल सेट किए जाते हैं और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। बस आपको सूत्र याद होनी चाहिए। 2 बिंदु हैं, ये 2 बिंदु हैं आपके, ये तो AB है और -a और -b है, ये 2 बिंदु, इनके बीच की दूरी मान लीजिए d मान ली मैंने ये, और इस d की दूरी पूछी उसने, बिंदु AB तथा -ab के बीच की दूरी ज्ञात करो। इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मान लीजिए मैंने d है, और d का जो फॉर्मूला होता है भैया वो √x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ये होता है आपका सूत्र। आपके यहाँ पे AB रख दो, 2 3 रख दो, या 4 5 रख दो, कुछ भी रख दो यहाँ पे बिंदु, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। यह एक ट्रिक आपके दिमाग में आती है, जो इसमें से ये घटाओ, बात वही है, x2 ये एरिया -a और माइनस का चिन्ह लाया, x1 a हो गया और उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना -b, फिर यहाँ पे अपनी तरफ से -y1 क्या है b का होल स्क्वायर। यहाँ पे समझो दोबारा से एक बार, x2 कितना हमारा, x2 ये एरिया -a, तो हमने -a रख दिया, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था तो माइनस लगा दिया। x1 कितना हमारा a, तो यहाँ a रख दिया, और होल था तो होल बंद करके स्क्वायर चढ़ा दिया। यहाँ प्लस था, प्लस चढ़ा दिया। y2 कितना हमारा -2, y2 हमारा -2 है तो -2 कर दिया, माइनस y1 हमारा b का होल स्क्वायर। अब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, √। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी दोनों जुड़ जाएंगे। जब ये जुड़ेंगे तो -2a आ जाएगा का होल स्क्वायर। कैसा है भैया 2a, क्योंकि a और a क्या होता है 2a। जब आप a + a करेंगे तो क्या आएगा, 2a आएगा। चिन्ह माइनस क्यों आ गया, क्योंकि इधर भी माइनस और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस जुड़ेंगे तो बेशक, मगर चिन्ह बड़े वाले का आता है। रूल तो ये है कि बड़े वाले का आता है, मगर यहाँ दोनों ही समान है तो माइनस लेना पड़ा हमें, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्लस, ऑलरेडी माइनस का प्लस हो जाता है बाद में आके, और यहाँ पे भी ऐसे करेंगे -2b का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस यानी जुड़ेंगे b और b 2b, और जब 2b को हम होल स्क्वायर से बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस तो रहेगा नहीं, यहाँ पे एक तरीके से साइड में आपको करके दिया था, -2a गुणा -2a, इनकी गुणा करके दिखाते हैं। संख्या की संख्या से 2 दूनी 4, और a की a से करेंगे तो a² आएगा। अब चिन्ह की करेंगे, माइनस से माइनस करिए, हो गया प्लस, तो 4a² आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आपका 2b से हो जाएगा, यहाँ पे 2b रख दो, 2 दूनी 4 और b का b आ जाएगा, 4b²। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 हम कॉमन ले लेंगे, a² + b², और ये क्या है, ये गुणा में आ गया इसकी। अब 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 √a² + b², ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू रख सकते थे, वो आसान से निकल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक लंबवतीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई बतानी है। ये बड़ा ही शानदार सवाल है। वैसे इसमें चाहे आयतन पूछ लिए, संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिए, या वृत्त पृष्ठ कुछ भी पूछ लिए, इस सवाल से ही सारे सवाल आप कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो कुछ भी पूछे, आप इस तरीके से एक शंकु बना लेंगे। ये शंकु है, जिसे हम गांव में बिटोरा टाइप होता है, कौन होता है ना, कौन, इसे कौन इंग्लिश में बोलते हैं, CONE, कौन। कौन मीन्स शंकु, ठीक है। ये आपकी L होती है, यानी तिर्यक ऊंचाई। ये जो टेढ़ी वाली लाइन होती है, ये तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, और हाइट जो होती है ये होती है, और जो त्रिज्या होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है,
इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपकी त्रिज्या और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा व्यास, जैसे वृत्त का नीचे सर्कल होता है ऐसे ही सर्कल है, ठीक है। तो ये त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक आर, और आर की वैल्यू उसने दे रखी, त्रिज्या आर बराबर हुई 3.5 सेंटीमीटर। और आपकी हाइट जो है, यानी ये वाली हाइट जो है, ये आपकी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। पूछिए क्या, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मैंने आपको बताई है, तिरछी वाली एल आपको पूछिए। इसमें एक पाइथागोरस फिर में लगती है भैया, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है भैया। एल स्क्वायर की आपको वैल्यू निकाली, एच कितना है आपका 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, अब इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं हम। अब एल बराबर अंडर रूट चढ़ा दिया हमने, क्योंकि भैया स्क्वायर, एल स्क्वायर ही रहने दीजिए। 12 का वर्ग क्या होता है, मैंने आपको कल भी याद करने के लिए बोला कि कम से कम आप 20 तक वर्ग याद कर लीजिए, घन आप 10 तक याद कर लीजिए, पहाड़े 30 तक याद कर लीजिए, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो 12 का वर्ग आपको पता है 144। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, दो ट्रिक होती है, देखो आप करेंगे क्या, 3.5 गुणा 3.5, यानी ऊपर नीचे रखेंगे इसको और गुणा करेंगे। और ये तरीका बहुत लंबा होता है, छोटे बच्चों का तरीका होता है, मगर आपको मैं आज तरीका बताता हूँ कि किसी के लास्ट में 5 है, किसी के लास्ट में 5 है, तो उसका चुटकियों में 1-2 सेकंड में वर्ग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए 3.5 है, इसका स्क्वायर करना, तो आप क्या करो, 5 का वर्ग लिख दो, क्या है होता है 25, क्या हो गया, 5 का सीधा उठा कर रख दो, वर्ग 25। अब यहाँ संख्या देखो क्या है, यहाँ संख्या क्या है 3, 3 की क्या करो, इससे अगला नंबर क्या होता है 4, क्या बोला मैंने, 3 का अगला नंबर 4, 3 गुणा 4, 3 चौक 12, वो यहाँ रख दो, तो ये 35 का क्या हो गया, वर्ग हो गया। मगर हमें 3.5 का चाहिए, जब ये दशमलव है तो 2 दशमलव पहले लग जाएगा भैया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 12.25। एक बार और समझ लीजिए, आप गुणा करके भी देख लो, 5 पंजे 25, 2 5 तिया 15, 15 2 17, गुणा 3 पंजे 15, हाथ से लेख 3 तिया 9 और 1 10, ठीक है। यहाँ 5 7 5 12, हाथ से लेख 1 और 1 2 और 1 1225, यहाँ 12.25 आ रहा है, क्योंकि एक अंक ये और एक दशमलव ये, 2 दशमलव के पहले आपको अंक लगाना, क्योंकि 2 दशमलव है, 2 दशमलव के 2 अंक आ रहे हैं, ठीक है। तो चाहे आप इस ट्रिक से कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा, वरना आप क्या करो, मैंने आपको बताया अगर लास्ट में 5 है, ये ट्रिक सिर्फ 5 वाले में, और वाली और ट्रिक है हमारे पास, तो लास्ट में 5 है तो उसका सीधा 5 का 25 लिख दो, और जो उससे पहला अंक देखो 3, तो उससे आगे क्या होता है 4, 3 चौक 12 लगा दिया, बात खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ लेंगे भैया, इसको जोड़ो 2 5, बच्चे से जोड़ने में भी गलती करते हैं, देखो इसको गलती क्या करना है, इसको आराम से साइड में रखना, 144.00, भाई 144 रुपये छपे रहते हैं ना, कहीं आप पैकेट वैकेट कुछ खरीदते हैं बिस्कुटों से, रुपये छपे रहते हैं, 144 रुपये हैं, तो रुपये एक साइड में होते हैं, दशमलव लगा होगा, 2 जीरो लगे होंगे, ठीक है। ऐसी 12.25, अब करें 2 5 और 2 दशमलव, 4 और 2 6, 4 और 1 5 और 1 156 आपका आंसर आ गया एल स्क्वायर। एल स्क्वायर की वैल्यू है ये, और आपको क्या करना पड़ेगा, एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 156.25। अब आपको ये बड़ा कैड़ा पड़ जाएगा, 156.25 का वर्गमूल निकालना, क्योंकि आपने कभी निकालना नहीं है। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया हो, तो इधर से मैं हटा देता हूँ, आपको वर्गमूल निकालना सिखाता हूँ कि ये वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या, यहाँ पे हमने एल स्क्वायर की वैल्यू आई थी, ये हमने एल की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ में वर्गमूल करना पड़ा, तो हमें क्या करना पड़ेगा 156.25। आपको पता है वर्गमूल निकालने के लिए जोड़े बनाने पड़ते हैं, दशमलव से इधर अलग और दशमलव से इधर अलग, दशमलव से इधर 2 का जोड़ा बना, पर यहाँ पे जोड़ा बना तो 0 लगा लेंगे, एक जोड़ा बन गया ये। अब हमें ऐसा वर्ग लेना है, ऐसा वर्ग लेना है जो 1 हो या 1 से कम हो। अब 1 से कम तो कुछ होता नहीं, 0 है, 1 से तो 1 ही कन 1, अब उसमें 1 में से क्या करेंगे 0 घटा देंगे, तो ये आ गया हमारा 0। हम क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतारेंगे, जोड़ा गया हमारा 56, ठीक है। मगर हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, 1 ही कम 1 और 1 और 1 2। हमने क्या करा, यहाँ पे पहले जोड़े बनाए, दशमलव से इधर अलग बन गया, दशमलव से इधर बन गया, पर इधर नहीं बना तो 0 बना के हमने जोड़ा बना लिया। पर हमें ऐसा वर्ग लेना था जो 1 के बराबर है, 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो नहीं सकता वर्ग कोई,
तो एक ही कण एक, तो एक और एक, एक का वर्ग एक ही होता है, तो एक आ गया हमारा। यहाँ भी एक रख दिया और सामने भी ऊपर भी एक रख दिया। तो अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ लिया और हमने नीचे जोड़ा उतार लिया। 56 है, यहाँ पे ऐसी संख्या लेंगे जो 56 से बराबर हो, 56 से नीचे हो। तो हम 2 लेंगे यहाँ पे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यहाँ करेंगे हम गुणा इस 2 से, ना कि 12 से, 2 से करेंगे। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब फिर हम घटाएंगे, जब घटाएंगे तो 6 में 4 गया 2 और 5 में से 4 गया 1, यहाँ 12। अब यहाँ दशमलव, तो दशमलव लगा लेंगे पहले, फिर हम पूरा जोड़ा उतार लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये 22 था, 22 में हम 2 जोड़ेंगे ना कि 12, हम 2 जोड़ेंगे। 22 और 2 24, सीधी सी बात है, लास्ट में 5 है तो 5 बार ही आएगा, 5 यहाँ लगा तो 5 और 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12। ये हमारा पूरा कट गया, आपका आंसर आ गया L बराबर 12.5। यही आपका आंसर है भैया। इस तरीके से आपको समझ आया होगा। अगर कहीं डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। करते हो तो दोस्तों, ये जो आपके सामने सवाल है, किसी बच्चे ने हमारे पास व्हाट्सअप किया था ये रात, और उसका डाउट था कि सर ये सवाल आप मेरे को बताइए किस तरीके से सॉल्व होगा। तो इस तरीके से आप भी सवाल सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है 9326448515, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। या टेलीग्राम में आप JP सुखान क्लासेज, पहले तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप बोल सकते हैं, फूड उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं JP सुखान के नाम से, उसमें मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। और आप यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप ये फ़ोटो भेज सकते हैं कि हमें सर ये डाउट है, तो आपके सॉल्यूशन को मैं वीडियो के एंड में लेके आया करूँगा और एंड में आपके सॉल्यूशन दे दूँगा। तो आपके ये सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और लॉन्ग में सवाल है, 6-7 नंबर में आपके कम से कम आएगा इस तरह का सवाल। अच्छा सवाल है, बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा है, डाउटफुल सवाल था, और ये सवाल आने की 100% संभावना है मेंसुरेशन का, ठीक है। बेलन के आधार, तो एक ठोस बेलन के आकार का है और इसके सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें 2 सवाल पूछे गए हैं। तो पहले तो आपको ठोस क्या है, पहले वो चीज़ देखेंगे। ठोस की कितनी आकृति हैं, इस तरीके से ये आकृति बनी हुई है भैया। ये आपका बेलन है, ठीक है। इसने बोला कि आपकी जो आकृति है बेलन की है और बेलन के आकार का है, और इसके सिरे पे, सिरे जो हैं ना, ये जो सिरे हैं इसके अर्धगोलाकार है। कैसे हैं? अर्धगोलाकार है, ठीक है। यानी ये जो त्रिज्या होगी ये भी इसके अर्धगोले के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए। जो इसकी त्रिज्या है, कितनी त्रिज्या दे रखी है उसने, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये भी 3.5 हो जाएगी, तो ये भी 3.5 हो जाएगी, और ये भी 3.5 सेंटीमीटर ही है भैया। और पूरी हाइट जो ठोस की, आप क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं बच्चे, ठोस की कुल ऊंचाई वो सोच लेते हैं खाली यहाँ से लेके यहाँ तक है, बेलन की बना देती हैं वे ऊंचाई, जबकि ये ऊंचाई जो है किसकी है, ये है ठोस की ऊंचाई 19 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरी किसकी ऊंचाई है, 19 सेंटीमीटर ठोस की ऊंचाई है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेलन की त्रिज्या, आपको 2 चीज़ देखिए, ठोस का आयतन पूछा है। अब ठोस का आयतन निकालना है हमें, ठोस का आयतन, अगर हमें ठोस का आयतन निकालना है तो भैया पहले हमें बेलन का अलग निकालना पड़ेगा और इसका अलग निकालना पड़ेगा, दोनों अर्धवृत्तों का। तो हम सीधा ही जो लगा दें, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस भैया एक अर्धवृत्त ऊपर रखा है, एक अर्धवृत्त नीचे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा अर्धवृत्त का आयतन, ठीक है। समझ रहे हो बात। तो ये ठोस का आयतन हो जाएगा, यानी दोनों अर्धवृत्तों का भी आ गया और बेलन का भी आ गया। तो सवाल आपका जमा ये, ठीक है। और ठोस का आयतन हो गया, ठीक है। बेलन का आयतन 2 गुणा अर्धवृत्त का आयतन। अब ठोस का आयतन निकालना है। आयतन निकालने में पहले आयतन का सूत्र देखो। बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr² × h प्लस 2 गुणा अर्धवृत्त के आयतनों का आयतन 2/3 πr³। ये सूत्र होते हैं। अर्धवृत्त के आयतन का सूत्र है 2/3 πr³, मगर बेलन का आयतन का πr² × h। मेंसुरेशन जो है सूत्र पे बहुत आधारित है,
और ये सवाल सूत्र याद है, सूत्र आपको मैं लिखवा दूंगा कल, सबसे पहले आके मैं सूत्र लिखवाऊंगा मेंसुरेशन के जो जरूरत वाले हैं, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं भेज दूंगा, सूत्र जितने भी वहाँ पे जुड़ के ले लीजिए आप, ठीक है ना, सही है। अब क्या करेंगे इन दोनों में, देखो आप पाई आर इसमें भी कॉमन निकल रहा, पाई आर इसमें से भी कॉमन निकला और स्क्वायर वाला निकल रहा, तो पाई आर स्क्वायर आप निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या बचा एच प्लस 2 दूनी 4/3, और यहाँ हमने पाई बाहर निकल गया तो पाई तो खत्म हो गया, यहाँ पे आर स्क्वायर निकल गया तो यहाँ पे आर खाली आर बचा। क्या बचा आपका, यहाँ पे आर बचा, क्योंकि आर स्क्वायर तो आपका बाहर आ गया। ये करते टाइम, कॉमन लेते टाइम आप ये भी चेक कर सकते हैं, इस पूरे के अंदर गुणा करके देखो, पाई आर स्क्वायर की हमने गुणा करी ऐसे तो पाई स्क्वायर एच हो गया, फिर इसके अंदर गुणी, ये तो 2 दूनी 4 था ही, और आर की करेंगे तो आर क्यू हो जाएगा, सेम वही बन जाएगा। यानी ऊपर वाली फॉर्म बननी चाहिए अगर जब इस तरह काम कर रहे हैं तो। अब आपको पता ही है भैया आर क्या है, मैंने बताए रखा है आपकी आर जो है हमारी 3.5 सेंटीमीटर है भैया, ये दे रखा है, मगर एच पता नहीं चल रही। एच भैया बेलन की लेनी है ना कि 19 लेनी है, ये तो पूरे की है। तो आप ही देख रहे हो ये 3.5 है और ये भी 3.5 है, तो एच निकालने के लिए आपको 19 माइनस 3.5 और 3.5 कितना होता है 7 होता है, तो 7 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है अब 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 19 में से 3.5 ये हट गई और 3.5 ये हट गई। जनरली दिख रही है भाई, ये है कैप आपका इतना है यो यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हमको हटाना, यहाँ से हटाना और यहाँ से हटाना, तो बराबर हटा दिया और ये बचा हमारा 12 का। तो इसी तरीके से हमने ये कर दिया, आपकी ये 12 हो गई एच। अब आपको इसमें और कुछ नहीं चाहिए और सीधा आप मान रखेंगे भाई, पाई की आपको मान पता ही होता 22/7 या 3.14, तो 22/7 ही लेंगे यहाँ पे, 22/7 गुणा आर की क्या वैल्यू 3.5 गुणा 3.5, एच की आपकी 12 प्लस 4/3 गुणा 3.5, ठीक है। आपको सॉल्व कर दीजिए, ये आपको 3.5 दिख रहा होगा, ये 7 है, 3.5 से आप 2 हो गया भाई, 3.5 दूनी 7 होता है, 2 से काटो आप 11 आ जाएगा, ठीक है। 3.5 था, ये 3.5 से 7 काट दिया हमने 2 आ गया, 2 से काटा 11 आ गया ऊपर। अब अंदर तो कुछ कट नहीं रहा, क्या करेंगे आप 11 गुणा 3.5 हो गया, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पे 12 प्लस इसकी गुणा कर लो आप, ठीक है, गुणा कर लीजिए इसकी, कितना आ जाएगा गुणा करके 3.5 है, 4 पंजे 20, 2 4 तिया 12, 2 14 और दशमलव लग गया यहाँ, यानी इसे हटा ही दो, ये 14 आंसर आ गया आपका 14/3, ठीक है। अब आप देखें 11 गुणा 3.5 गुणा 12 तिया 36, 36 और 14, आप क्या करो इधर गुणा करो, 3 की इधर गुणा करी, 12 तिया 36, 36 आ गया, 36 और 14 कितना हो गए 50 हो गया भैया, तो सीधा आ गया हमारा 50/3 आंसर आ गया सीधा, इसे भिन्नों को हल करके 12 तिया, ये 12 ये 3 है, 3 की 12 से अगर 36 आ गया, 36 में हमने जमा है तो जोड़ देंगे 14, 50/3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये सीधा ऐसा बन गया, यानी 11 की 3.5 से गुणा करेंगे, 3.5 की हम 50 से गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो हम 1925 आ जाएगा /3। अब 3 से हमें ये भाग देना है, जब हम भाग देंगे 3 छंग 18, यहाँ बचा 1, 3 चौक 12, यहाँ 5, 3 एकम 3 दशमलव, यहाँ 2 बचा, 3 छंग 18, तो हमारा आंसर आया 641 - 6 घन सेमी, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे हमने बेलन का आयतन ले लिया πr² × h प्लस 2 इंटू 2 अर्धवृत्त क्यों ले, क्योंकि ऊपर रखा नीचे भी रखा 2/3 πr³। अब हमने क्या करा, πr² हमने कॉमन ले लिया, h प्लस 4/3 r हो गया, हमने पाई की वैल्यू 22/7 रखी, ये 22/7, और हमने r की वैल्यू रखी है हमें 3.5, 3.5 गुणा 3.5 2 बार था, 2 बार गुणा कर दी। h की हमने वैल्यू 12 रखी, 12 क्यों रखी, पूरे यहाँ से यहाँ तक 19 थी, तो हमारी क्या करी, इतनी हमें बेलन की निकालनी, तो ऊपर की और ये नीचे की 3.5 हमने 7 यानी घटा दी, 19 में 7 घटा के 12 बच गई, ठीक है। 12 प्लस 4/3 r की वैल्यू हमने 3.5 रखी दी है, हमने क्या करा इसकी गुणा कर दी भैया, 4 की 3.5 से गुणा वैसे भी देख लो, 3.5 7 और 7 दूनी 14, यानी 14 आंसर वैसे भी आ रहा आपका। आप क्या करेंगे 12 3 की गुणा करी हमने, 12 36, 36 से 14 50 हो गया, 50/3 आपका आंसर हो गया। अब ऊपर जो है ऊपर सबकी गुणा कर दिया तो 1925 आ गया, 1925 को हमने 30 से भाग करा, 641.6 घन सेमी आपका ठोस का आयतन, इस पूरे ठोस का आयतन क्या है 641.6 घन सेंटीमीटर। अब आपको जो है
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मगर मैं आपको इसका सूत्र बता देता हूँ। सूत्र क्या होगा वो आप एक बार देख लीजिए कि सूत्र क्या होना चाहिए। सूत्र आप लिख लीजिए और आप सॉल्व करके मेरे को बताइए। ठोस का आयतन की जगह संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा भैया, ठीक है, प्लस 2 अर्ध वृत्त का संपूर्ण पृष्ठ। ये होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लेना पड़ेगा और दोनों अर्धवृत्त होगा। अब इनका सूत्र क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr × h + r। ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया भैया, प्लस 2 गुणा, ये 2 रख दिया आपने गुणा, वृत्त का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। ये होता है 3πr²। आप इसमें पाई की वैल्यू ये रख देंगे, r की वैल्यू ये रख देंगे और h की वैल्यू आप ये रख देंगे। आपका आंसर सामने आ जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। और इसी के साथ सेशन होता है, क्लास होती है समाप्त। और आपको क्लास अगर पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिए। जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करके जाइए। धन्यवाद।